हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं और आपको हमारे से शॉर्ट वीडियो शॉर्ट अपडेट पसंद आ रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि फ्यूचर में भी हम आपके लिए ऐसे शॉर्ट वीडियो और शॉर्ट अपडेट बनाते रहेंगे। अगर दोस्तों आप चाहते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर दोस्तों देखिए दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप में मैं डेली का जो करंट अफेयर्स रहता है या डेली जो भी अपडेट रहता है, कुछ भी एग्जाम रिलेटेड है, कुछ भी मुझे जो अपडेट मिलता है मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ। क्योंकि आप सभी को पता है हर एक चीज़ के लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो टेलीग्राम में मुझे जो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जो भी अपडेट होता है वो पहले टेलीग्राम ग्रुप में ही पोस्ट होता है, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो यही बताना था मुझे, तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप में से जितने भी सारे कैंडिडेट्स का एनआईसीएल असिस्टेंट का प्री एग्ज़ाम 3 तारीख को शेड्यूल है, पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज से नेक्स्ट 10 डेज तक आपका क्या शेड्यूल रहना चाहिए, क्या आपको टारगेट करनी चाहिए, किस सेक्शन में आपको कितना टाइम देना चाहिए। तो देखिए, मैं पहले वन बाय वन आता हूँ। पहले मैं एग्ज़ाम लेवल की बात करता हूँ। अगर मैं एग्ज़ाम लेवल की बात करूँ तो एग्ज़ाम लेवल जो आपका रहेगा वो आरआरबी क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट या यूआईसीएल असिस्टेंट, आप में से जितने भी सारे कैंडिडेट्स ने तीन में से अगर एक भी एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको ये आइडिया है कि एनआईसीएल असिस्टेंट का प्री का एग्ज़ाम जो होगा वो तीनों एग्ज़ाम के लेवल के बराबर रहेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको आपको जब एग्ज़ाम की लेवल के बारे में पता चलता है तो आपको एक आइडिया रहता है कि आपको किस लेवल तक प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। सेक्शन वाइज अब आता हूँ, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के बारे में बात करता हूँ। तो शुरुआत में इंग्लिश से करूँगा। इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे लोगों का वीकनेस है, तो मैं चाहता हूँ मैं इंग्लिश से शुरू करूँ। तो इंग्लिश सेक्शन में आपको क्या करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए। देखिए दोस्तों, इंग्लिश सेक्शन में आपको 90 मिनट्स से ज़्यादा नहीं देना चाहिए पर डे। और इन 90 मिनट्स में आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको एटलीस्ट एक एडिटोरियल जो भी है, द हिंदू से पढ़िए या कोई भी स्पोर्ट्स मैगजीन जो भी है, आप डेली एटलीस्ट 15 मिनट्स आप कुछ रीड कीजिए इंग्लिश में। और डेली 5 वोकैब्स आप टारगेट रखिए, मिनिमम आप डेली 5 वोकैब्स आपको सीखना ही होगा। जो लोग 5 से ज़्यादा सीखते हैं वो बहुत अच्छे हैं, और जिनको इंग्लिश एकदम पसंद नहीं उनको मैं एक सजेशन दूंगा, आप डेली 5 वोकैब्स आप ज़रूर लिखिए। लिख के आप सीखिए, अब ऐसे मत सीखिए। आप एक नोट पैड लीजिए, आप वहाँ पे 5 वोकैब्स डेली लिखिए और उसके बाद वहाँ से सीखिए। ठीक है। तो और आपको जो बाकी जो आपका सब्जेक्ट्स है, जैसे कि आपका सेंटेंस अरेंजमेंट, पैराजम्बल और फिल इन द ब्लैंक्स, जो जो भी बाकी सब्जेक्ट रहता है उन सब को, और एक बात आरसी, इन 4 सब्जेक्ट को सेक्शन को, टॉपिक को आप कहाँ से करना है आपको, हर प्लेटफॉर्म में जितने भी मॉक टेस्ट के प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको छोटे छोटे क्विज मिल जाएंगे। अब वहाँ पे जाके ऐसे छोटे छोटे इंग्लिश के क्विज लगाइए। आप इन सब जब होमवर्क करेंगे तो आपको 90 मिनट्स आपको लग जाएगा, 90 मिनट्स से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप जब 90 मिनट्स हो जाएगा तब आपको इंग्लिश सेक्शन को स्विच कर देना है। आप अगर 10 दिन तक ये सब कंटिन्यू कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश में बहुत सारा एडवांटेज मिलेगा। तो इसके लिए, तो इंग्लिश सेक्शन के लिए आप एकदम बेफिक्र हो सकते हैं। नेक्स्ट मैं क्वांट पे आना चाहूँगा। क्वांट से पहले मैं रीजनिंग की बात करता हूँ, क्योंकि क्वांट का जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि वही गेम चेंजिंग टॉपिक रहने वाला है। रीजनिंग में देखिए मैं क्या बोलूँ, रीजनिंग में जो भी लेवल है बहुत इजी लेवल रहेगा। और फिर भी आपको अगर पजल या कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करनी है तो मैं यही दूंगा, आप टाइमर लगा के कीजिए। रीजनिंग जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो एक बात दिमाग में आप एकदम बैठा लेना कि टाइमर के बिना आप प्रैक्टिस मत कीजिए। टाइमर के बिना प्रैक्टिस करना सब बेकार है। आप अच्छी तरीके से रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ पर भी मिले। अगर आपको देख रहे हैं कि आप किसी क्विज में, किसी मॉक में आपको अगर मार्क्स टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप ज़्यादा मत घबराइए, क्योंकि जो रीजनिंग का जो क्विज होता है या जो पजल जो मॉक प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं आपको, वो थोड़ा लेवल अप ही रहता है। तो अगर आप एक बार में अंडरस्टैंड कर रहे हैं या अगर आप सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर रहे हैं, तो अगर इन सब चीज़ आप ठीक तरीके से कर रहे हैं तो आप एकदम राइट ट्रैक पे हो। रीजनिंग के लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं सबको जोर दे के बोलना चाहता हूँ, रीजनिंग में ना इस बार आप ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, ये 2 टॉपिक आप अच्छी तरीके से करके जाना। और एक टॉपिक है चाइनीज कोडिंग। इन 3 टॉपिक आप अच्छी तरीके से करके जाना। आप बोलेंगे सर ये तो इजी है, ये तो वो है, ये इजी टॉपिक है। ब्लड रिलेशन बहुत क्या होता है, ब्लड रिलेशन थोड़ा ट्रिकी दे देता है, बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखे हैं।
थोड़ा ट्रिकी दे देता है। तो इससे क्या होता है ना, आप ब्लड रिलेशन में जाके फंस जाते हैं और किसी पूरा पेपर ही खराब हो जाता है। तो ये छोटा टॉपिक है, मुझे पता है एक एक मार्क्स बहुत वैल्यू रखता है। आप ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप उसको एक स्पेशल अटेंशन दीजिए और डायरेक्शन को भी। तो रीजनिंग के लिए मैं इतना ही आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते तो रीजनिंग के लिए भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो रहा क्वांट। क्वांट में आप नंबर सीरीज को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर पे जाके आप अचानक अगर फंस गए तो प्रॉब्लम हो सकता है। आप नंबर सीरीज बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, रीजनिंग में आपको कितना टाइम देना चाहिए। रीजनिंग में देखिए, आपको आपको 2 आवर्स से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। रीजनिंग में आपको 2 आवर्स दे दीजिए अच्छी तरीके से, प्री का आपका काम हो जाएगा, ठीक है, रीजनिंग के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में आता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वांट। क्वांट में आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नंबर सीरीज से करनी है। डेली आपको क्या करना है, अभी से इफ़ पॉसिबल आप 50 मिसिंग नंबर और 50 रॉन्ग नंबर दोनों मिला के आप 100 नंबर सीरीज की प्रैक्टिस कीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। डेली बेसिस पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। आप डेली 50 रॉन्ग नंबर और 50 मिसिंग नंबर ये आप अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको क्या होगा, बहुत ही बेनिफिट होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आपका क्या रहता है, आप क्वांट के बाद क्या नंबर सीरीज के बाद आपका जो रहता है, जो मिसलिनियस, ये सब आप कर लोगे सिंप्लीफिकेशन। और आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, छोटे स्मॉल स्मॉल क्विज दे देना। इसके लिए मैं स्पेशल कुछ नहीं बोलूँगा, प्रैक्टिस ज़रूर करना। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन स्पीड आपका इंप्रूव होगा। सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो, जितना आपका लिमिट है आप कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन। ज़्यादा करने से आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नहीं, आपका जो कैलकुलेशन स्पीड है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं डीआई पे। डीआई अच्छी तरीके से कीजिए। आप ट्राई कीजिए, जितने भी डीआई आपको मिल रहे हैं, इजी इजी डीआई मेरे पीडीएफ है, जितने भी डीआई मिल रहे हैं आपको, आप एकदम विदाउट पेन पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप बोलेंगे सर विदाउट पेन पेपर, हाँ लेवल बहुत ही ईजी रहेगा, आप ट्राई कीजिए विदाउट पेन पेपर। पेन पेपर दोगे तो आप कर ही लोगे। आप विदाउट पेन पेपर आप ट्राई कीजिए। आप स्टेप को आप जितना हो सके माइंड में कैलकुलेट कीजिए। स्टेप जितना भी है, आप जितना कम स्टेप आप यूज़ करोगे उतना ही आपका ही फ़ायदा है, उतना टाइम आपका सेव होगा, ठीक है। तो क्वांट के लिए मैंने डीआई के लिए ये कहा है, कैसलेट को आप अच्छे तरीके से करके जाना। अगर कैसलेट पूछ लिया तो प्रॉब्लम हो सकता है, इजी ही पूछेगा। कैसलेट आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना। मेरा एक पीडीएफ है कैसलेट का, अब वो अगर अच्छी तरीके से कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि कैसलेट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप कैसलेट के लिए आप कैसलेट कर सकते हो, अच्छी तरीके से कैसलेट कर सकते हो। कैसलेट करने के बाद उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आप एरिथमेटिक पे थोड़ा जोर दीजिए। एरिथमेटिक बहुत ही गेम चेंजिंग है, बहुत ही गेम चेंजिंग है। और एरिथमेटिक क्या होता है ना, आप एकदम स्किप करके जाते हो और एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर भी आपसे नहीं होता। और अगर किसी ने थोड़ा, आप मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप एरिथमेटिक में एकदम मास्टरी कर लो, ये नहीं। आप थोड़ा बहुत जहाँ से भी मिले एरिथमेटिक, मेरे पीडीएफ से मिले, क्विज मिले, जहाँ से भी मिले, आप एरिथमेटिक थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि एरिथमेटिक आप सभी को पता है, एरिथमेटिक 10 मार्क्स का आएगा मिनिमम। तो मुझे जो लगता है 10 मार्क्स तो आएगा। अगर आप 10 में से अगर पूरा 10 आप लीव कर दोगे, वैकेंसी भी कम है, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे ना। तो आप एरिथमेटिक, अभी भी टाइम है, आप एरिथमेटिक पे थोड़ा जोर दीजिए। और एरिथमेटिक जोर देने से आपको क्या होगा, एरिथमेटिक जोर देने से क्या होगा, आपका जो बाकी सेक्शन है, इंग्लिश सेक्शन है या रीजनिंग सेक्शन है, अगर उसमें आप 1-2 मार्क कम भी अटेम्प्ट किए होंगे तो एरिथमेटिक आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे देगा। तो देखिए ये पूरा सेक्शन था। अगर आप मेरे इस स्ट्रेटेजी को अच्छी तरीके से बाय हार्ट फॉलो करोगे तो मुझे जो लगता है कि आपको जो एनआईसीएल असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। कोई भी प्रेशर नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि प्रिपरेशन अगर आपने थोड़ी भी लूज़ किया है तो आप अभी से पूरा लग जाइए अपनी प्रिपरेशन में। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे से शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट अपडेट पसंद आ रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि फ्यूचर में भी हम आपके लिए शॉर्ट वीडियो और शॉर्ट अपडेट बनाते रहेंगे। थैंक यू।